हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू जूलॉजी क्रॉनिकल्स। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था। हम बोल रहे थे कि अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो सबसे पहली ऑर्गेनेलीज जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो स्टार्ट करते हैं। In 1945, lace-like membrane of endoplasmic reticulum is observed in cytoplasm of chick embryo. चिक एम्ब्रियो के अंदर 1945 में डिस्कवर की गई थी। और ये लेस लाइक लेस जो होती है किसी भी हमारी जो एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें होती हैं उनके अंदर जो लेस लगाई जाती है उसकी तरह ही इसकी स्ट्रक्चर थी लाइसोसोम किसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। उसके बाद दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल चैन है ना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ये कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी थी? हमने एक ट्रिक बताई थी, एम सी बी है ना, एम सी एनएमसी एनएमसी हमने जो ट्रिक बताई थी उसमें क्या था? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सारी कैसी डबल मेम्ब्रेन बाउंड थी और बाकी कैसी है? सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन में सबसे पहली कौन सी आ गई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गई। होने को तो ये दिखती कैसी है? डबल मेम्ब्रेन जैसी दिखती है, बट ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। ओके, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स की तरह प्रेजेंट होती है, सीन इन द फॉर्म ऑफ द नेटवर्क्स ऑफ डेडिकेटेड स्ट्रेन्स एंड delicate strains and वेसाइकल इन द साइटोप्लाज्म। यानी स्ट्रेन्स की तरह होते हैं या फिर वेसाइकल्स की फॉर्म में होते हैं। वैसे तो इनकी तीन फॉर्म होती है, कौन कौन सी? ट्यूब्यूल फॉर्म, सिस्टनी फॉर्म एंड एक होती है वेसाइकुलर फॉर्म। Okay, these forms an interconnect network of tubule, vesicle and cisternae। हाँ, मैंने जो बोला कि सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसाइकल की फॉर्म में होता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन फॉर्म में होता है जो कि इंटरकनेक्टेड रहते हैं आपस में, है ना। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। यानी साइटोस्केलेटन की तरह स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, इस वजह से साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट भी बोला। क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल से कुछ कुछ देखने में कैसा लगता है? सेम सिमिलर टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल लगता है, इस वजह से यहाँ पे जैसे ट्यूब्यूल्स है ना, इसकी माइक्रोट्यूब्यूल जैसी ही लगती हैं, इस वजह से इसको साइटोस्केलेटन का एक कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय पोल्टर, क्लॉड एंड फुलमैन। क्लॉड और पोर्टर ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 1945 के अंदर। कैसा? जैसे जैसे कोई नेटवर्क हो, जाल हो, उसकी टाइप की स्ट्रक्चर थी इसकी। उसके बाद द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय पोर्टर एंड फुलमैन। कोई पूछे किसने सबसे पहले टर्म दी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो फिर पोर्टर एंड फुलमैन का नाम लेंगे। और 1952 के अंदर ये स्ट्रक्चर उन्होंने दी थी, क्या टर्मिनोलॉजी दी थी। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कहाँ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहाँ पे होगा? कि सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और ये मैच्योर एरिथ्रोसाइट के अंदर एब्सेंट होता है, ओवा और एम्ब्रियोनिक सेल, और साथ में प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है। मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स में किसी भी टाइप की न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, इस वजह से यहाँ वहाँ पे एब्सेंट होता है। ओवा और एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर भी एब्सेंट होता है। और साथ ही साथ में प्रोकैरियोट्स में फ्री राइबोसोम्स मिलते हैं, वहाँ ऑर्गेनेलीज नहीं मिलते हैं, इसलिए सिमिलर टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं मिलेगा। The endoplasmic reticulum often occupies most of the cytoplasm। ज़्यादातर पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का वो डेंसली किससे ऑक्यूपाइड होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऑक्यूपाइड होता है, जो कैसा फॉर्मेशन है? एक नेटवर्क लाइक फॉर्मेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं अमाउंट। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 30 से 60% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन, मतलब क्या करती है? टोटल जो मेम्ब्रेन है उसका किससे बना हुआ होता है? 30 से 60% एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना हुआ होता है। इन स्पर्मेटोसाइट्स इट इज प्रेजेंट एज फ्यू वैक्यूल्स यानी कुछ वैक्यूल्स की तरह प्रेजेंट होती हैं। किसमें? स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो क्या करती हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। वहीं इन एडिपोज टिश्यू के अंदर ये किस टाइप से होता है? ये होता है ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट का एक्यूमुलेशन करते हैं, एडिपोसाइट्स में होती हैं इन्वॉल्व। ओके, उसके बाद इन
इन लीवर एंड पैनक्रियाज, क्योंकि लीवर और पैनक्रियाज के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, साथ में प्रोटीन का सिंथेसिस में हेल्प करते हैं उसके अंदर, जो कि अबंडेंट अमाउंट के अंदर होता है किसमें, लीवर और पैनक्रियाज के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल भी हो गया किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि किस प्रकार से ये लीवर और पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होके क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट चीज आती है ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कैसे उसका ओरिजिन हुआ, तो इसका कोई वेल डिफाइंड वैसे तो ओरिजिन की कोई थ्योरी नहीं है, कोई भी या प्रूवन स्ट्रक्चर्स नहीं है कि भाई ऐसे इसका ओरिजिन हुआ, बट एक हाइपोथेसिस दी गई जिसको बोला गया कि ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बड की फॉर्म में निकला था। बड क्या होती है, बडिंग होती है एक प्रोसेस कई सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, जहाँ पे एक जो है दूसरा जो सेल है वो बनता है बडिंग के थ्रू। अब वो बड की फॉर्म में निकला था न्यूक्लियर एनवलप से, यानी न्यूक्लियर एनवलप ने ही किसको बनाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाया था। ये किसने बोला, विश्लेषण ने बोला था, और इन 1974 के अंदर बोला था। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपीयर बाय न्यूक्लियर आउटफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन, यानी वही बोला सिमिलर टाइप के, कि न्यूक्लियर आउटफोल्डिंग से मिलकर बना हुआ है होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये थ्योरी के अकॉर्डिंग है और ये अभी तक माना जा रहा है। ओके, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अराइज फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये बोला गया कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे बना है, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म। कैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट थे राइबोसोम, द डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम्स थे वो क्या हो गए, डिटैच हो गए, और क्या फॉर्म हुई कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म हो गया। उसके बाद two basic morphological type of endoplasmic reticulum, namely rough endoplasmic reticulum यानी RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। टू मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स हैं इसके, वो हमें याद रखने हैं। ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज थिनर। कैसा हो, कितना थिनर होता है, इज 15 एंगस्ट्रॉम, कितना 15 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्सीमेटली थिनर होता है, और दैट देन दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि 80 से 100 क्या होती है, 80 से 100 एंगस्ट्रॉम की होती है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 50 एंगस्ट्रॉम की अप्रोक्सीमेटली होती है थिक। ओके, अब हम देखते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। हमने डिस्कस किया कि किस टाइप से सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है वो इस डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। वैसे तो बड़ा इजी सा डायग्राम होता है, हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था जब हमने पूरी सेल बनाई थी उसके अंदर, कि ये कोई माना कि कंप्लीट न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों ओर क्या थी, न्यूक्लियोलेमा थी, और न्यूक्लियोलेमा जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर से ही कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे कौन से, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, जो जो क्या पार्ट है उसका सिस्टर्नी पार्ट प्रेजेंट होता है। सिस्टर्नी वाले पार्ट जो हैं वो एक क्या है, लाइन लाइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीनियर, और कैसी होती है, साथ में पैरेलल फॉर्म में अटैच्ड होती है, और बीच में क्या होती है, डेंस नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है। साथ में उससे एसोसिएट रहते हैं कुछ ट्यूब्यूल्स पार्ट, और साथ में वेसाइकल पार्ट। अब वेसाइकल तो क्या है कि बाहर निकली हुई पार्ट है, और ट्यूब्यूल पार्ट उससे अटैच्ड पार्ट है। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो पार्ट है जिससे राइबोसोम्स एसोसिएटेड, यहाँ पे राइबोसोम्स ये डॉट से हमें रिप्रेजेंट किया गया है, और ये जो पार्ट है यानी ट्यूब्यूल और वेसाइकल वाला पार्ट है जो मेनली किसका है, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली किससे कंपोज है, सिस्टर्नी से कंपोज है। ओके, अब थोड़ा थोड़ा इनके टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो सिस्टर्नी है ना, वो दीज आर फ्लैटेंड अनब्रांच्ड एंड सैक लाइक एलिमेंट, यानी एक सैक की तरह होती है, और कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है, यानी किसी भी टाइप की ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होती है, और साथ में कैसे होती है, फ्लैटेंड होती है, फ्लैट फ्लैट जैसे होती है एकदम ही बिल्कुल ही पतले पतले क्या कहते हैं, पैरेलल टाइप से अटैच्ड होती है। दे लाइज इन स्टैक्स पैरेलल टू ईच अदर, अपने स्टैक्स कैसी होती है, पैरेलल फॉर्म में स्टैक्स होते हैं। दे बियर्स राइबोसोम्स ऑन द सरफेस सो इट अपीयर्स रफ, यानी कैसी रफ, ये क्या है, मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनाती है, तो इस वजह से क्या होती है, राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जैसी कैसी अपीयर होती है ऊपर से देखें तो रफ, क्योंकि जैसे ही राइबोसोम उससे अटैच्ड होंगे क्या होगा कि स्ट्रक्चर कैसी लगने लगेगी, ऑलरेडी रफ लगने लगेगी। इट कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन नेम्स, कौन कौन से ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। ये क्या करते हैं, ये राइबोसोम को बाइंड करके रखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। कौन कौन बाइंड करते हैं, राइबोफोरिन ए और राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, इसको हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स वाला जो पार्ट है, दे आर इरेगुलरली ब्रांच, मतलब कैसे होते हैं, इरेगुलर ब्रांच्ड होते हैं, एलिमेंट्स विच फॉर्म्स आर नेटवर्क अलोंग विथ अदर एलिमेंट्स,
दूसरे एलिमेंट्स के साथ में नेटवर्क यानी सिस्टर्नी के साथ में एसोसिएट रहेंगे, नेटवर्क का फॉर्मेशन करेंगे। दे आर ऑफन फ्री ऑफ राइबोसोम, इस पे ज़्यादातर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, यानी मोस्टली इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, दीज वेसाइकल्स की बात करें, दीज आर ओवल राउंड एंड वैक्यूल लाइक एलिमेंट्स, ये वैक्यूल की तरह होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम के अंदर भी देखा था किस टाइप से वेस्क्यूलर होते हैं, ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, यानी एक बबल की तरह होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं या फिर कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। दीज आर ऑल्सो द फ्री ऑफ राइबोसोम, कैसे होते हैं, राइबोसोम्स के फ्री होते हैं, यानी राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ऑल द एलिमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स फ्रीली कम्युनिकेट विद वन अनदर, यानी अब कंटेन्स अ फ्लूइड कंटेन एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड इन ईआर ल्यूमिन, यानी ईआर की ल्यूमिन में एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होती है। अब एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है कि वो साइटोप्लाज्म से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो लिखा भी है कि दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैट्रिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। कैसे, थोड़ी सी पीएच डिफरेंट होती है इसकी जो साइटोप्लाज्म है उससे, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन और लिपिड, क्योंकि यहाँ प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस होता है, कई सारे कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, और वो क्या होते हैं, ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। कई सारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होते इतनी अबंडेंट कैटेगरी में, तो इस वजह से इसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू किससे, साइटोप्लाज्म से। सो ये क्या करती है, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। और जनरली जो ल्यूमेन है इसका, यानी सिस्टर्नी का ल्यूमेन या फिर वेसाइकल का ल्यूमेन, वो किससे फिल्ड होता है, वो इनसे एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से फिल्ड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में पास वन सेल टू अनदर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोटिब्यूल्स। अब इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से ऐसे देख लेते हैं कि किस टाइप से फॉर्म होते हैं। जैसे कोई सेल है, यानी दो सेल हैं, यानी ये कोई सेल थी, यानी एक ऊपर वाली सेल है, ये कोई सेल है, और एक ये दूसरी सेल है। अब उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक जंक्शन की तरह काम करता है, ये प्रेजेंट है प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या कर रहा है, जंक्शन की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ से माना कि ये न्यूक्लियस है, दोनों का ये न्यूक्लियस है, अब उससे एसोसिएटेड है यहाँ पे कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसकी जो नेटवर्क है वो नेटवर्क इतना गहरा होता है कि वो यहाँ तक फॉर्म हो जाता है, यानी नेटवर्क इतना ज़्यादा डेंस होता है कि वो जैसे इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, किसके थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्यूल्स के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिलता है। नहीं, मैंने ऑलरेडी बोला कि डेंस होते हैं तो डेंसली पैक्ड होते हैं, इस वजह से एक कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन डेस्मोटिब्यूल्स के थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा जो इसका पार्ट है उसके थ्रू हो सकता है। तो ये हमने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन में ये भी हेल्प करते होंगे कि किस टाइप से प्रोटीन और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वैसे भी इसकी मेम्ब्रेन जो है वो ऑलरेडी 2 लेयर से मिलकर, अब ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे 2 लेयर लिख रहा है, इसका मीन्स ये नहीं है कि लिपिड जो है उसके 2 लेयर्स, लिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट है, नहीं। एक्चुअल में फॉस्फोलिपिड जो बाई लेयर है उसके लिए 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड बोला गया है ना, ये बाई लेयर के लिए बोला गया है, यहाँ पे लिख लो, ये बाई लेयर के लिए बोला गया है। और प्रोटीन, यानी प्रोटीन भी उसके साथ एसोसिएटेड है और बाई लेयर प्रेजेंट है, यानी एक सिंगल मेम्ब्रेन है वैसे तो, जिसमें क्या है 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड है और एक प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन कहाँ का, अप साइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, है ना, सैंडविच्ड फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो हमने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि 2 टाइप होते हैं इसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ सबसे पहले देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको एक है ना अपन इसको इजीली समझने के लिए एक क्या सबसे पहले क्या करते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि किस टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक किले की दीवार है, और उस किले की दीवार के बीच में क्या है, उस किले की दीवार जो है, जैसे कोई किला है, उस किले की ये दीवार है। अब किले की दीवार में क्या होते हैं, कई सारे गेट होते हैं, ये गेट भी प्रेजेंट है, और गेट के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, एक राजा का चैम्बर जहाँ पे राजा होता है, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला, है ना। अब न्यूक्लियस जो है उसके चारों ओर क्या हुआ कि खाना बनाने की कई सारी फैक्ट्रीज हैं, क्या है, खाना बनाने की कई सारी फैक्ट्रीज हैं। तो फैक्ट्री कौन सी है, जैसे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ईआर नाम की एक फैक्ट्री है, एक ईआर नाम की फैक्ट्री है जो कि किससे एसोसिएटेड है, वो एसोसिएटेड है राजा के चैम्बर यानी न्यूक्लियस से।
अब वहां से क्या होगा, कई सारा खाना बनेगा। खाना किस फॉर्म में बनेगा, वहां से खाना बनेगा प्रोटीन लिपिड की फॉर्म में, कई आयंस की फॉर्म में बनेगा। अब ये क्या होगा कि ये पैकेज हुआ। अब अब जब हम खाने की बात करते हैं तो खाने की पैकेजिंग भी करनी पड़ती है। तो पैकेजिंग कौन करेगा, एक गोल्जी नाम की एक फैक्ट्री और है इसके अंदर, जो गोल्जी नाम की फैक्ट्री है, वहां पे खाने की पैकेजिंग के लिए उसको फूड को भेजा जाएगा। फिर क्या करेगी गोल्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी, साथ में पैकेजिंग का भी काम करेगी। तो इस टाइप से ही प्रेजेंट होते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके क्या होते हैं कि टू टाइप ऑफ फैक्ट्री होती हैं, दो तरह की फैक्ट्री होती है। मैं समझ सकते हैं कि दो भाई हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एसईआर, और एक है आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक जैसा कि नाम है वैसा ही रफ है। क्या है, रफ है। तो अब रफ कैसा है कि उसके अंदर बियर करता है, क्या बियर करता है, वो राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस वजह से कैसा लगता है, रफ लगता है। अब क्या है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, वो स्मूथ होता है एकदम, यानी यहाँ पे कोई भी टाइप का रफनेस प्रेजेंट नहीं होती, यानी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब क्या कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस टाइप से उसका नेम बता रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, और क्या करता है वो सिस्टनी से मेनली कंसिस्ट होता है, और साथ में क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐसा नहीं है कि वो कामचोर है, वो उस जो फैक्ट्री है उसकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो भी क्या करती है, लिपिड का फॉर्मेशन करती है, और कई सारे नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस यानी अलग अलग नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस का भी सिक्रेशन करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों एक्टिव हैं, यस दोनों की दोनों एक्टिव हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, नहीं, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। आपसे पूछा जाए क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चेंज हो सकता है, यस इट कैन चेंज फॉर एडेप्टेशंस टू सेल चेंजेस, यानी सेल अगर चेंज होती है, सेल में कोई एडेप्टेशन करना होता है, तो उस हिसाब से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी चेंज हो सकता है। अच्छा, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वो थोड़ा सा लेस स्टेबल है, बिकॉज उसके अंदर किसी भी टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से यहाँ पे लेस स्टेबिलिटी कम होती है। इस वजह से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि वो लेस स्टेबल है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो सकता है, वो गेन कर सकता है, क्या राइबोसोम्स गेन कर सकता है। ओके, और ये साथ में कनेक्टेड टू न्यूक्लियर एनवेलप, ये किससे कनेक्टेड रहता है, न्यूक्लियर एनवेलप से प्रेजेंट कनेक्टेड रहता है, और सिंथेसिस करता है नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस का। ओके, सिमिलर वे में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, आउट, क्योंकि ये नियर टू आउटसाइड यानी पास से लेकर दूर तक कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो करीब प्रेजेंट था न्यूक्लियस से, बट ये क्या है कि करीब भी प्रेजेंट हो सकता है और आउटसाइड भी प्रेजेंट हो सकता है न्यूक्लियस से। इसमें मेम्ब्रेन फॉर्म्स लार्ज डबल मेम्ब्रेन शीट्स। अब डबल मेम्ब्रेन शीट क्यों बोला, क्योंकि मैंने बोला कि किस टाइप से एक शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब शीट कैसी होती है, शीट एक तरफ से भी होती है और दूसरी तरफ से भी फोल्ड होते हैं, तो इस तरह से फोल्ड प्रेजेंट थे यहाँ पे, इस तरीके से फोल्ड प्रेजेंट थे सिस्टनी के। तो अब डबल मेम्ब्रेन शीट इसलिए बोला क्योंकि बीच में तो होने को तो ऑर्गेनली बीच वाली है, तो ये बाउंड तो एक ही लेयर से है, बट क्योंकि ये ऐसी फॉर्म होती है कि दो लेयर्स लगती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डबल लेयर मेम्ब्रेन शीट बोला इसको। ओके, अब हम और बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट चीज जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिंथेसिस और पैकिंग ऑफ द प्रोटीन है। सिंथेसिस भी करता है और पैकिंग भी करता है। पैकिंग को आपको समझाएंगे कैसे पैकिंग करता है। वैसे तो पैकिंग का काम किसका होता है, गोल्जी का होता है, गोल्जी नाम की फैक्ट्री का, है ना। ओके, बट अब सिंथेसिस भी कर रहा है और पैकेजिंग भी कर रहा है। जैसे कि रसल्स बॉडी इन प्लाज्मा, प्लाज्मा सेल के अंदर, जैसे WBC के अंदर क्या होती हैं, प्लाज्मा सेल होती हैं, उसके अंदर रसल्स बॉडीज या रसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम वैसे तो ब्लड जब पढ़ेंगे, ब्लड कंपोजिशन पढ़ेंगे, तब अच्छे से पढ़ेंगे कि रसल्स बॉडी क्या होती हैं। और नेजल्स ग्रेन्यूल इन द नर्व सेल, सिमिलर टाइप से नर्व सेल के अंदर नेजल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, है ना। इनको भी याद रखना है दोनों को। तो ये क्या होती हैं, एक्चुअल में पैकेज प्रोटीन होती हैं। ओके, बाइंडिंग साइट ऑफ द राइबोसोम ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्रांसलोकॉन। कौन सी बाइंडिंग साइट होती है, ट्रांसलोकॉन नाम की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ पर ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम की बाइंडिंग के लिए प्रेजेंट होती है। ओके, ribosome only bind to the endoplasmic reticulum once a specific protein nucleic acid
कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन साइटोसोल, यानी राइबोसोम तभी बाइंड करेगा जब प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, वरना बाइंड नहीं करेगा। ऑलरेडी किस में प्रेजेंट होगा, पहले से ही प्रेजेंट होगा किसी और फॉर्म में, यानी बाइंडिंग फॉर्म में। अब बाइंड कहाँ पे करेगा, वो बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा। ओके, अब राइबोसोम कंटिन्यूसली बाइंड भी करता है ना, तो राइबोसोम नॉट बाउंड वन टाइम बट इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कंटिन्यूसली बाइंड भी करता है और साथ में एलिमिनेट भी होता है, यानी बाइंडिंग भी होती है इसकी राइबोसोम्स की और वो हटता भी है। ओके, नेक्स्ट चीज कि दिस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स व्हेन अ फ्री राइबोसोम बिगिन translating the mRNA of the protein designated for the secretory pathway, यानी अब कोई secretory pathway एक्टिव हो गया। अब secretory pathway में क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस किससे होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है mRNA से, यानी मैसेंजर आरएनए से। अब जब मैसेंजर आरएनए से ये मैसेज जाएगा कि अब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, तभी जाके यहाँ पर इस स्पेशल कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन न्यूक्लियर एसिड कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन होगा, और तभी जाके राइबोसोम बाइंड करेगा किस पर, ट्रांसलोकॉन साइट पे। ओके, द फर्स्ट 5 to 30 अमीनो एसिड पॉलीमराइज्ड एनकोड अ सिंगल पेप्टाइड। सबसे पहले क्या होगा कि 5 to 30 अमीनो एसिड जो हैं वो आपस में जुड़ेंगे। अब अमीनो एसिड से जब भी जुड़ता है तो वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना। तो सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन। पेप्टाइड किसको बोलते हैं, पेप्टाइड बोलते हैं जब भी हमारा अमीनो एसिड के साथ में जुड़ता है। तो एक सिंगल पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। सिंगल पेप्टाइड चेन क्या होती है, एक प्रोटीन चेन भी बना सकती है। A molecular message that is recognized and bound a single recognizing particle SRP। अब ये सिंगल रिकॉग्नाइजिंग जो पार्टिकल है, जैसे ही इससे ये फर्स्ट चेन बाइंड करेगी, है ना, जैसे ही मैसेज इससे रिकॉग्नाइज होगा, वैसे ही ये सीक्रेटरी पाथवे एक्टिव होगा, वैसे ही यहाँ पे एमआरएनए जो है वो एक्टिव होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा, वैसे ही यहाँ पे प्रोटीन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स एसिड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, वैसे ही यहाँ पे राइबोसोम जो है वो बाइंड करेगा। राइबोसोम बाइंड करके क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा अगेन। ओके, The ribosome that are attached synthesize all transmembrane proteins। अब क्या करता है, जो अटैच रहता है वो क्या करता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स का सिंथेसिस करने का काम करता है राइबोसोम। ओके, मोस्ट सीक्रेटेड प्रोटीन्स दैट आर स्टोर्ड इन द गोल्जी apparatus lysosomes and endosomes। एंडोसोम्स और एंडोसाइटोसिस वाली जो प्रोसेस थी हमने कल समझी थी, तो इस टाइप से कि गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और एंडोसोम्स जो हैं उसमें क्या होते हैं, स्टोर रहती हैं ये सीक्रेटेड प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शन करती हैं। ट्रांसलेशन पॉजेज एंड द राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द आरिया ट्रांसलोकोन। अब जैसे ही ट्रांसलेशन प्रोसेस पॉज होगा, अब क्या होगा, जैसे ट्रांसलेशन हो रहा है तब तो क्या होगा, डिटैचमेंट हो जाएगा राइबोसोम का, और वो किससे अटैच हो जाएगी, एमआरएनए से, और एमआरएनए क्या सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन। अब प्रोटीन सिंथेसिस जैसे ही रुकेगा या फिर ट्रांसलेशन जैसे ही पॉज होगा, फिर से क्या होगा, ट्रांसलोकोन साइट पे बाइंड करेगा कौन, राइबोसोम। यानी राइबोसोम इनिशियली ट्रांसलोकोन साइट पे प्रेजेंट था, जैसे ही वो एक्टिव हुआ वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस जैसे ही एक्टिव होगा, 5 to 30 अमीनो एसिड पॉलीमराइज जो एनकोडेशन हुआ, उसके बाद में यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन जो प्रोसेस है वो देखने को मिली। फिर उसके बाद में एमआरएनए से क्या होगा कि सीक्रेटरी पाथवे एक्टिव होगा, और जैसे ही एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा, कैसे कि एमआरएनए से बाइंड करेगा राइबोसोम, जो कि क्या है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे बाइंड करता है, और फिर बाद में सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, किसका सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है हमारे इस जो हमारे प्रोटीन है उसका। ओके, अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्ट को लेकर कि किस टाइप से ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रोटीन का। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले नीचे से कि अब ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी से एसोसिएट एक ट्यूब्यूल है ना, ट्यूब्यूल कोई भी ऐसी मान लिया हमने ट्यूब्यूल है। अब वहाँ पे क्या है कि ये वाला तो पार्ट सिस्टर्नी का है, ये ट्यूब्यूलिन पार्ट
पार्ट था थोड़ा सा। और अब क्या हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उससे एक वेसाइकल जो है वो बाहर निकलेगी। अब ये वेसाइकल है, वेसाइकल जो है वो वैसे ही बाहर निकली। अब बाहर निकलने के बाद में अब उसको कोट कौन करके रखता है, ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि COP यानी कोटिंग प्रोटीन, CO मींस कोटिंग एंड P मींस प्रोटीन। कोटिंग प्रोटीन सेकंड जो है वो तो क्या कोट करती है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब गोल्जी वेसाइकल में कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको कोट करने का काम करती है COP सेकंड। और वहीं अपोजिट कहाँ पे, गोल्जी से कहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो COP1 ट्रांसपोर्ट करती है। अब इस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं हम एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ओके। और दूसरे उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं हमको रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने इनिशियली ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था किस टाइप से इसमें वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होगा। वेसाइकल साइटोसोल के अंदर रिलीज होगी और रिलीज होने के बाद में क्या होगा कि वहाँ पे ये जॉइंट करेगी किसके साथ में, हमारी सिस पोजीशन पर। अब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस और ट्रांस करके दो पोजीशन होती हैं। अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखें तो जो साइड अंदर की तरफ झुकी हुई होती है, बेंड होती है, वो क्या होती है, सिस पोजीशन होती है। उसके ऊपर मीडियन गोल्जी होती है और बीच और सबसे लास्ट वाली गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम ट्रांस गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ट्रांस गोल्जी सिस्टर्नी, ओके। अब ट्रांस गोल्जी सिस्टर्नी नहीं, हम सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी पर ये होता है कि यहाँ पे जैसे ही वेसाइकल इसके साथ में फ्यूज करेगी, फ्यूज करने के बाद में जो प्रोटीन यहाँ पे था वो यहाँ पे रिलीज होगा, इसकी पैकेजिंग होने स्टार्ट हो जाएगी। और पैकेजिंग स्टार्ट होके ये ट्रांस जो पोजीशन है वहां से उसका रिलीजिंग हो जाएगी। अगर ये पाथवे या तो ये पाथवे फॉलो होगा प्रोटीन का, या फिर क्या होगा कि यहाँ पर दोबारा से वही प्रोसेस बिगिन होगी। यहाँ पे क्या होगा, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होगा। रेट्रोग्रेड का मतलब दोबारा से फिर से स्टार्ट होगी प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल रिसेप्टर मीडिएट जो हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था लास्ट में कि रिसेप्टर मीडिएट ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्सोसाइटोसिस के अंदर पढ़ा था, है ना। अब ये जो एक्सोसाइटोसिस वाले जो पोर्शन है उसके अंदर हमने देखा था तो वही सेम कि रिसेप्टर बाइंड करे उन मॉलिक्यूल्स के साथ में, मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड करने के बाद में वो मैसेंजर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ आए, उसको कोट करने का काम किया कोट प्रोटीन 1 ने। कोट प्रोटीन 1 से किसके साथ फ्यूज करेगी, वो फ्यूज कर जाएगी दोबारा से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करना है कहाँ पे, न्यूक्लियस की तरफ फर्दर ये उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी, है ना। अब ये सिमिलर वे में, और सेकंड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, बाय द मेम्ब्रेन कॉन्टेक्ट साइड। एज हमने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पूरी एंडोप्लाज्मिक पूरी की पूरी सेल के अंदर। तो जैसे ही कोई कांटेक्ट में आएगा इसके तो डायरेक्टली क्या होगी, वहाँ से रिलीज आउट हो जाएगी वेसाइकल, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है, या फिर सेल टू सेल ऑलरेडी डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा जो लाइनिंग है उसकी थ्रू, तो ये ट्रांसपोर्टेशन देखने को भी मिल सकता है। तो इस टाइप से दो टाइप से ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे देखने को मिलता है प्रोटीन का। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन है कि सरफेस प्रोवाइड करता है राइबोसोम के अटैचमेंट के लिए, ट्रांसलोकोन नाम की साइट होती है, और साथ में किसके राइबोफोरिन से अटैच होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ओके। सरफेस फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसका सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में लिपिड का, ये याद रखना है। और जो इनका जो मतलब क्या होता है कि पैकेजिंग के किधर होती है, ये होती है हमारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी, राइबोफोरिन नाम की जो ग्लाइकोप्रोटीन है उनका फॉर्मेशन भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, कौन से प्रिकर्सर एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फॉर दी लाइसोसोम फॉर्मेशन बाय द गोल्जी, यानी कई सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए कुछ एंजाइम रिक्वायर होते हैं जिनको हम प्रिकर्सर एंजाइम्स बोलते हैं, जिनका सिंथेसिस भी कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। साथ ही साथ अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम डिटैच हो जाएगा, जैसे ही राइबोसोम डिटैच होता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। किस टाइप से? मेटाबॉलिज्म का मींस एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं इसमें, फॉर्मेशन और फर्दर यूज वाली, एसिमिलेशन वाली रिएक्शंस। तो लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल होता है। उसके साथ में डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे लीवर है, लीवर के अंदर भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कई सारे मटेरियल है जिनको बाहर सीक्रेट आउट करना पड़ता है, जहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है, मतलब हेल्प करता है। एंड इज स्पेशली अबंडेंट इन द मेमेलियन लीवर एंड गोनैड सेल। यहाँ पे से जो प्रोडक्ट का एलिमिनेशन अगर करना होता है वेसाइकल्स के थ्रू, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है। सिंथेसाइज फॉस्फोलिपिड, अगर फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस भी करना है तो किसकी हेल्प से होगा, क्योंकि फॉस्फोलिपिड भी क्या है, एक लिपिड का पार्ट है। तो लिपिड वाले पोर्शन को कौन सिंथेसाइज कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये साथ ही साथ क्या करता है, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स का भी प्रोडक्शन का काम करता है। कौन? दोबारा से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि हमने बोला जब से ज़्यादा जो एक्टिव पार्ट है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिससे वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है, जो किसमें हेल्प करती है, गोल्जी के फर्दर जो फंक्शंस है उसके अंदर हेल्पफुल होती है। ओके, और साथ में लाइसोसोम का फॉर्मेशन इनडायरेक्टली उसके द्वारा होगा, वैक्यूल का फॉर्मेशन भी इनडायरेक्टली उसके द्वारा होता है। इन मसल्स के अंदर इट रेगुलेट्स द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन भी रेगुलेट करने का काम करता है, क्योंकि वेसाइकल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वेसाइकल के थ्रू यहाँ से कैल्शियम आयन जो है वो बाहर निकलने का काम करते हैं। ओके, ऑल्सो कंटेन एंजाइम सच एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाम का भी जो एंजाइम है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसको भी याद रखना है। वैसे तो ये सारे फंक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज हैं, वो लिखे गए हैं, तो वो इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है, मतलब कोई थ्योरिटिकल लाइन नहीं है, डायरेक्टली लिखा है मैंने कि क्या क्या इसके अंदर सिंथेसिस होता है, क्या क्या फॉर्मेशन होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो वो सारे ही याद करने हैं। विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, यानी जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनेसिस ये सारी प्रोसेस होती हैं, इनको भी हम फर्दर देखेंगे जब भी हम बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होती है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बन रहा है, यानी ग्लूकोज के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, उसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, जिसके अंदर जो एंजाइम होते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाला कन्वर्टेज एंजाइम्स होते हैं कई सारे, तो वो हेल्प करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बियर करके रखता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसी टाइप से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और टाइप होता है मसल्स के अंदर, क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एसआर। अब वो समझेंगे जब हम मसल फाइबर समझेंगे, अभी के लिए उसको स्किप कर रहे हैं बिकॉज वो जब मसल्स डिस्कस करेंगे तब उसको हम देखेंगे। अभी आगे वाले चैप्टर्स के अंदर जो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट आएगा, मसल फाइबर वाला जो पार्ट आएगा, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस टाइप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक, जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का मेनली, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में लिपिड पोर्शन और प्रोटीन पोर्शन फर्दर उसको सेंड करता है कहाँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो अगला जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। साथ ही साथ थोड़ा सा पार्ट हम डिस्कस करेंगे कोई फर्दर लेक्चर के अंदर राइबोसोम के बारे में। वैसे तो ये राइबोसोम वाला जो पार्ट है वो हम फिर फर्दर डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर बायो के अंदर, ठीक है, तो वहाँ तो हम डीपली स्टडी करते हैं कि राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ में। ओके।